Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. अब बात कर रहे हैं चुप और शांति बनाए रखो और ध्यान समझो। 35A 35A क्या है? 35A का जो पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 वो क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 में इसमें लिखा गया है परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए, यानी कि वहाँ का स्थायी निवासी कौन है उसकी बात कर दी इसमें कि परमानेंट रेसिडेंस कौन होगा जम्मू एंड कश्मीर का, ये वहाँ की गवर्नमेंट तय करेगी। ये ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट तय करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंस स्थायी निवासी कौन बनेगा, ठीक है। और ये जो अभी राष्ट्रपति का आदेश निकला ना जिसमें 35A शामिल था, ये उसी में था, ठीक है। जैसे बाकी सभी राज्यों में होता है कि किसी को कहीं का स्थायी निवासी होना चाहिए। मान लो कोई बंदा अरुणाचल प्रदेश में रहता हो और वो इंसान आ जाए उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में वो कुछ साल रह ले, ठीक है। मान लो 5-6 साल वो उत्तर प्रदेश में रह लिया, उसका मन करे कि हाँ भैया मुझे उत्तर प्रदेश अच्छा लग रहा है, मैं यहीं रहूँगा, तो वो यहाँ की सरकार को एक रिकमेंडेशन दे सकता है फॉर्म फिल करके कि भाई मेरे को यहाँ का डोमिसाइल आप दो, और उत्तर प्रदेश सरकार उसको डोमिसाइल दे देगी कि हाँ भाई अब आप यहाँ मूल रूप से रह रहे हो। कितने टाइम बाद मिल जाता है? 5 साल। हाँ, बल्कि ये होता है कि हर 5 साल में आप उसे बनवाते रहो, क्योंकि क्या पता इंसान कब कहाँ कैसे रह रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि एक बार में आपको एक ही डोमिसाइल मिलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कैंसिल ही हो जाता है। मतलब इंसान को एक बार में एक डोमिसाइल मिलेगा, और छुपा के कुछ कर रहे हो रख रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। छुपा के जो कर रहे हो रख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मिलता एक बार में एक है। और जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन माना जाएगा? जो परमानेंट रेसिडेंट है वो कौन माना जाएगा? या तो पीढ़ी से वहां रह रहा हो, या तो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रह रहा हो, या कम से कम 10 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा हो। कम से कम 10 साल वो जम्मू कश्मीर में रहे, उसके बाद सोचेंगे जम्मू कश्मीर का नागरिक है या नहीं है, तब सोचा जाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट डाला गया इसी एक्ट में कि जो व्यक्ति, यानी कि जो राइट्स या अधिकार परमानेंट नागरिक को मिलेंगे वो किसी और को नहीं मिलेंगे। क्या? अच्छा, ठीक है। तो जो राइट्स परमानेंट नागरिक को मिलेंगे वो किसी और को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और किसी भी रूप में जो मूल अधिकारों की बात करके, या फिर कोई मान लो बोले, कोई यहाँ का सिटीजन वहाँ चला जा बोले कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश हो रहे हैं वो, या किसी और प्रकार से फंडामेंटल राइट्स की बात करके आप जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों के राइट्स खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप दूसरे इंसान कोई बोले कि हमें यहाँ पे ये जमीन मिलनी चाहिए, हमें वहाँ पे वो मिलनी चाहिए, वो विशेषाधिकार के बोलेगा भी जम्मू कश्मीर वालों को तो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। तो स्पेशल राइट्स का हवाला देते हुए आप, जो आपका मतलब जो भारत की विधान संसद है या राष्ट्रपति है, वो इन राइट्स को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पॉइंट नंबर 2 में ये बात लिख दी गई है। और विशेषाधिकार जो हैं, यानी कि इसी के पॉइंट में अगर जो स्पेशल राइट्स की हमने बात की है, इसी में कुछ पॉइंट्स और बना दिए गए हैं। और ये पॉइंट्स कैसे बनाए हैं कुछ और? सर एक बार ये सेकंड वाला क्लॉज दोबारा देखो बताता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें स्पेशल राइट्स मिलेंगे, चाहे वो एज ए सिटीजन मिले या कुछ भी आप कह लो, ठीक है। यानी कि जो वहाँ के नागरिक है केवल उन्हें स्पेशल राइट्स मिलेंगे। तो वहाँ जो स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं उस बात पे कोई ये क्लेम नहीं कर सकता, कोई बाहर का व्यक्ति, कि फंडामेंटल राइट अबॉलिश किए जा रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 19 है, कहता है आपको पूरे देश में घूमने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, बसने का अधिकार देता है ना, यानी कि आप जम्मू कश्मीर में घर खरीद करके रह सकते हो, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में घर वही खरीदेगा जो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी होगा, क्लियर। तो आप इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया मेरे फंडामेंटल राइट का अबॉलिशन हो गया, क्लियर हो गया। अगर कोई बंदा 10 साल बाद रह ले, 10 साल वहां रह ले, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वही तो तय करेगी, सरकार तय करेगी कि यहाँ इसे डोमिसाइल देना है नहीं देना, ऐसे मूल नागरिक मानेंगे नहीं मानेंगे। 10 साल की बात करें, लोग 70 साल वहां रह लिए और उन्हें नहीं मिला, उन्हें भगा दिया गया, आवड़ चल गया, रहना रहे वरना निकल घर जा अपने, ठीक है। दिया किसी को नहीं है इन्होंने। और कहने वाले देखो संविधान डाल देंगे 10 साल। अब जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार खूब ट्राई कर रहा है ना कि हम मुझे वापस से इंडिया की नागरिकता मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए,
लेकिन मिलेगी कब? जब सरकार चाहेगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि सरकार, जब सिटीजनशिप मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था सरकार चाहे तो कोई आर्ट एंड कल्चर या देश के लिए कोई अच्छा करने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट नागरिकता दे सकती है, ये सरकार के हाथ में है। तो एक प्रकार से जो अक्षय कुमार है वो आर्ट एंड कल्चर का तो पार्ट है, फिल्में बना रहा है वो आर्ट ही तो है, एक प्रकार की कला ही तो है। ठीक है, तो कहने को तो अक्षय कुमार को नागरिकता मिल सकती है, लेकिन अगर अक्षय कुमार को नागरिकता दे दी गई वापस से, तो फिर बीजेपी जो है इसको इतना सपोर्ट मिल रहा है, आम कैसे खा जाते हैं ऐसे इंटरव्यू जिसके हो रहे हैं, तो इसको भी तकलीफ हो जाएगी ना। वो कह रहा है चलो कुछ फायदा मिल रहा तो इससे ले लो, और गलती से अगर बदल गया मामला बदल गया, सरकार बदल गई, सोचो 24 में बीजेपी सरकार ही नहीं आई, तो अक्षय कुमार की थोड़ी मुसीबत बढ़ जाएंगी। तभी तो देखा अक्षय कुमार की हर मूवी जब से उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली है और इंडिया की छोड़ी है, उसके बाद से उसकी हर मूवी देख लो, कॉमेडी मूवी हो या कैसी मूवी हो, उसमें देशभक्ति आ रही है, बस देशभक्ति के सिवा कुछ नहीं है। अभी जो हाल ही में उसकी मूवी आई, क्या नाम है उसका, सूर्यवंशी कुछ करके मूवी आई है उसकी, ठीक है ना। सूर्यवंशी मूवी 160 करोड़ में बनी है, ठीक, 160 करोड़ में, और सिनेमा हॉल में इतनी बुरी तरह पिटी है क्योंकि इसमें वही पैटर्न रिपीट, सारे के सारे इतने भी हमले थे सब उजागर करके भी दिखा रहे हैं, बचा भी रहे हैं, फोड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हो भाई बार बार? एक हेलीकॉप्टर में अटक कर रहा तो एक गाड़ियां घुमा रहा, एक वो सिम्बा भी निकल के आ रहा, अजीब मुसीबत है सबकी। ठीक है, और देखो उसी सेम दिन पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई थी ये मूवी, सेम दिन केवल अमेजन प्राइम पे रिलीज हुई थी, जय भीम, ओनली अमेजन प्राइम पे, और आज तक के इतिहास की सबसे सस्ती मूवी मानी गई है, मात्र 10 करोड़ बनी है। इससे पहले एक मूवी थी राज जो आई थी, वो 20 करोड़ में थी, ये 10 करोड़ में बनी मूवी है। 10 करोड़ मूवी बनी है और सबसे ज्यादा चल रही है, 9.6 रेटिंग ली है मूवी ने, जो किसी मूवी को नहीं मिली। एक मूवी आई थी राज, ना उससे पहले वाली डिनो मोरिया था, और एक वो हीरोइन थी शायद बिपाशा बसु थी उसमें, वो गाना नहीं था, खोए खोए रहते हैं, जागे जागे रहते हैं, वो तेरे इस चेहरे ने चांद सुनहरे ने, मैंने तो दिल में उतारा जिगर में उतारा, ऐसा गाना, तो इतना बढ़िया गाना लगा था यार, वो खूब चला था गाना। खैर अब इस पर आ जाओ, बहुत फिल्म और गाने हो गए। ठीक है, तो इसमें जो विशेषाधिकार में पहला जो गाना, पहला जो गाना हो गया, यानी पहला जो राइट्स है उसमें राइट्स है जमीन का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स पहला अधिकार इसमें रखा गया कि प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी केवल उसी को मिलेगी जो जम्मू कश्मीर का मूल रूप से निवासी हो। साथ में नौकरियां, ठीक है, जॉब्स, तो नौकरी में आरक्षण केवल जम्मू कश्मीर वालों को मिलेगा, जॉब्स में रिजर्वेशन की बात, जॉब्स में रिजर्वेशन ये केवल जो जम्मू कश्मीर के लोग होंगे उन्हीं को मिलेगा, ये भी इसमें रख दिया गया। तीसरा ऑप्शन है इसमें स्त्रियों के लिए, यानी कि वहां की महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, और इसमें कंडीशन ये रखी गई कि अगर कोई लड़की जम्मू कश्मीर के बाहर शादी कर ले तो उसकी जितनी मर्जी पीढ़ी हो जाए, लेकिन उसे कोई जम्मू कश्मीर में वापस से अधिकार नहीं मिलेगा। अगर मान लो कोई लड़की अपने माँ बाप की इकलौती लड़की भी है और उसने भी जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर ली, तो उसकी जो संपत्ति है वो छीन ली जाएगी, वो उसको वापस नहीं मिलेगी क्योंकि उसने बाहर शादी कर ली है। ठीक है, हालांकि बाद में जाकर के 2002 में जो वहाँ का जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट था, उसने ये वाला जो राइट्स है उसको खत्म कर दिया, खारिज कर दिया वहाँ के हाई कोर्ट ने, कि नहीं सबको, अगर जम्मू कश्मीर की महिला भी है तो उसे भी संपत्ति का अधिकार हो या वहाँ के नागरिकता का अधिकार हो, वो सेम तौर पर लागू होगा। और इस मामले में बात समझो कि जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के पास हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया के हाई कोर्ट जितने भी हैं उन सबसे थोड़ी कम पावर है। जैसे कि जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के मामले में रिट जारी कर सकता है केवल, हमारे यहाँ पे जजमेंट भी हो सकता है और बाकी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये विषय समझ लिया 35 वाला। अब बात करते हैं 1953 वाला, और 1953 में जब वो हुआ वापस से, मैं बोर्ड क्लियर कर दूं, इसमें बस यही चीज, हाँ इसमें अभी तक यही चीज है, पूरा खत्म हो गया, अभी तो
ये सब पूरा खत्म हो गया, बाकी नहीं नहीं हाँ तो रिपीट करा आर्टिकल 35A पूरा खत्म हो गया। अब सब कुछ वहाँ लागू हो गया। जमीन खरीदो कुछ भी। अब भाई मोटे तौर पे इतना समझो कि जो भारतीय संविधान है ना, अब भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पे पूरी तरह लागू हो गया, पूरी तरह, बस जमीन खरीदो कुछ। सब करो वहाँ पे जाकर के, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने क्या तो दिन लागू हो गया, जमीन खरीदो। मान लो कुछ गया जमीन रजिस्ट्री करवाने और पीछे से गोली आई कि अच्छा जमीन खरीदेगा, तो बताता हूँ अभी, एक गोली लग गई, ठीक है, सर अब तो फिर उसकी पीढ़ी तक की रूह कांप जाएगी वहाँ जमीन खरीदने में। जो इंडियन पोस्ट की जो वैकेंसीज वगैरह होती हैं वो भी अब आ रही हैं उसमें। सब आ रही हूँ। सर इन लोगों को यूपीएससी देने का है, हाँ अब हो गया, पहले नहीं था। पहले भी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया की जो वैकेंसी उनमें तो अप्लाई कर ही सकते थे। हम नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं, हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वापस चलते वहीं पे 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार कर दी गई बर्खास्त, हटा दी, निपटा दिया इसे करण सिंह ने। अब 1954 का जो आदेश था राष्ट्रपति वाला, ये भी समझ लिया हमने, ठीक है। 1954 का आदेश हो गया राष्ट्रपति का, उसके अंदर 35 से आगे वो समझ लिया। अब इससे आगे का हिस्सा, अब बात करते हैं 1962 से, क्योंकि इसके बाद कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं, और 1962 का जो हिस्सा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1962 में युद्ध हुआ चीन से, ठीक। और जैसे मैं कल भी बता रहा था एक लेक्चर में कि नेहरू जी तो लगे हुए थे हिंदी चीनी भाई भाई करने में, और नेहरू जी को बड़ा ही धक्का लगा कि चीटिंग कर ली, भाई भाई ने धोखा कर दिया, दगा कर दी, और खैर जो करना था कर दिया। लेकिन युद्ध हुआ और इस वॉर में इंडिया की थोड़ी पिटाई भी हुई। और इसके बाद जो हमारे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आगे जाकर के मई 1964 में एक्सपायर हो गए। हाँ 27 मई 1964 में एक्सपायर हो गए। और ऐसा मान सकते हो कि नेहरू जी ये चाह रहे थे कि जब तक उनका जो समय है, उनका जो कार्यकाल है, जब तक वो रहे उस बीच में वो काफ़ी काम निपटा जाए। और ये भी था कि नेहरू जी जो थे, जो शेख अब्दुल्ला हैं, शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में बातचीत हुई कि भैया जो ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, इस पर कोई स्टैंड ले लिया जाए। और शेख अब्दुल्ला से जो नेहरू जी की एक और मीटिंग होनी थी, ऐसा लगा उसमें कि जम्मू कश्मीर का उसमें फैसला हो ही जाएगा। तो शेख अब्दुल्ला को लगा कि यार मैं ज़रा पाकिस्तान होके वापस आ जाता हूँ। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में निकल गए। जैसे वहाँ से वापस आए, इसी बीच में नेहरू जी की डेथ हो गई, तो वो मीटिंग ही नहीं हो पाई वो वाली। और वो मीटिंग नहीं हुई। वो मीटिंग मतलब किस पर्पस? यही जम्मू कश्मीर के फैसले के पर्पस पर मीटिंग थी कि चलो जो भी है जम्मू कश्मीर को मामले को निपटा लेते हैं। अच्छा, मतलब स्टेट का इंडिया का पार्ट होना है। हाँ, हुआ क्या था देखो, यहाँ तक का भी किस्सा में और समझ लो। एक चीज़ हुई 1953 में, जब शेख अब्दुल्ला को सरकार से बाहर कर दिया गया करण सिंह के द्वारा, ठीक है। तो जो शेख अब्दुल्ला है, नेहरू जी को लगा कि ये आदमी अब थोड़ा सा डगमगा रहा है। भाई नेहरू के भी सपने थे कि जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट बना के रहूँगा, ठीक है। और ये भारत की मंशा भी थी कि हाँ होना भी चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला लगा हुआ था पाकिस्तान से नेगोशिएट करने में, बाहर किया उसे। तो शेख अब्दुल्ला को कर लिया नेहरू ने हाउस अरेस्ट, इसे बंदी बना लो, इसे घर में रखो, नज़रबंद रखो इसे, ठीक है। और नज़रबंद करने के बाद में तकरीबन 20 साल शेख अब्दुल्ला 20 साल हाउस अरेस्ट में रहे, ठीक है। और फिर साउथ इंडिया का एक पोर्शन है जिसका नाम है कोड़ई कनाल, वहाँ के एक बड़ी सी कोठी सी में उनको भेज दिया कि वहाँ जाओ, वहाँ रहो, और वहाँ रहने के बाद में आपको जिम करना है, घूमना है, फिरना है, जो करना आप इसी में करो, बाहर नहीं निकलोगे। बाहर नहीं निकलोगे, कोई चिट्ठी नहीं भेजोगे। चिट्ठी भेजोगे तो पहले किसे भेज रहे हो दिखाना पड़ेगा। टेलीफोन लाइन ही काट दी वहाँ की कि ना किसी से बात करोगे ना करवाओगे, ठीक है। बस मस्त रहो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो, डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल जो चाहिए हम देंगे, लेकिन पंगा नहीं लोगे, कोई भसड़ नहीं बचाओगे, क्योंकि हमें मिलाना है। और जब ये हाउस अरेस्ट हो गया तो एक बात समझ में आएगी यार, 53 में हाउस अरेस्ट किया गया, 62 तक का समय निकल गया, तो कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए, 9 साल मान लो। 9 साल में एक इंसान जो हाउस अरेस्ट में जी रहा है, उसे तो लगे यार कैसे तो आज़ादी मिल जाए, कैसे तो बाहर निकल जाऊं। तो ये लगे नेहरू से नेगोशिएट करने, नेहरू जी आ जाओ बात कर लेते हैं। और एक बात और खास थी, देखो जो शेख अब्दुल्ला के बेटे थे
उनका नाम था फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। फारूक अब्दुल्ला मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे जयपुर में रहते हुए, MBBS की पढ़ाई कर रहे थे कहाँ पर सर? जयपुर में। अब क्या कॉलेज भी जाने का, छोड़ दे, ठीक है। वो तो एक ऐसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसे एथिक्स और मोरालिटी के लिए बता रहा हूँ। हाँ सर। तो उनकी जो पढ़ाई का पूरा खर्चा है वो खुद नेहरू जी उठा रहे थे कि मेरा दोस्त है, दोस्ती अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। साफ साफ कहना था उनका कि ठीक है दोस्त है इसलिए इसके परिवार का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने इसे हाउस अरेस्ट किया हुआ है। 20 साल की है, हाँ, तकरीबन 20 साल माना गया, 20 साल हाउस अरेस्ट में रहे। लेकिन देश अपनी जगह, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक है भाई, देश पहले है ना। अगर आप लोगों को भी अपने रिश्तेदारों में और देश में चुनना हो तो शायद आप भी देश ही चुनोगे पहले, ये बात तो तय है। रिश्तेदार में तो आप कहो खुद देश से कि गोली मार दो नहीं में, रिश्तेदार तो आदमी यही बोलेगा ना। और खास तौर पर 2 रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, एक होता है ना वो फूफा और एक मौसा, सर मेरे ठीक है। ठीक है बेटा, फूफा और मौसा ना किसी के ठीक नहीं होते। ये प्रॉब्लम ये होती है जो मम्मी होती है ना, मम्मियाँ वो दिमाग में डाल देती हैं कि देख तेरा चाचा ऐसा, तेरी चाची ऐसी, तेरा चाचा राख से, तेरी चाची तो सुपड़ खां है, सब घुसेड़ देगी। माँ अच्छा, मौसी तो क्या ही कहने, मौसी तेरी छोटी मम्मी लगे, ठीक है। मामा मौसी अपनी फैमिली एकदम गुड एंड वेल है, ये तो सही। घुसेड़ देते दिमाग में, बच्चों में भी। अब अपने हस्बैंड तक में डाल देते हैं, देखो तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए ये कर रहा, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तुम्हारी बहन तुम्हारे देख तबुरा कर रही है तुम्हारे लिए, और देखो तुम्हारा साला तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता, तुम्हारी साले तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। वो बस वहीं से भावनाएं प्रकट होने लग जाती हैं। सर ये तो ये होता है कि भाई तो होती तो गोले लेने का है। हाँ, जिस गोले को कोई खाएगा नहीं, सूंघेगा नहीं, उस पर विवाद है। तुम गोले लाए, ये कैसे लोग हैं, देख लो जी तुम ही। अनुज फिर क्या, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है जी, वैसे होता है जी, ये होता है जी, वो बस भसड़ मच गई। और फिर पति के दिमाग में ये आ जाता है कि अगर सुख शांति से मुझे रहना है तो मुझे ससुराल पक्ष में ज़्यादा समझना है, अपने पक्ष को मैं 30 साल झेल चुका, भाड़ में जाए पक्ष अब। तो ऐसे पैटर्न बदल लेता है, ठीक है। और फिर जो बच्चे होते हैं ना धीरे धीरे, और बच्चे, इंडिया के बच्चे बड़े कमाल के हैं। कभी आप भी देख लेना, अगर आपके पापा में और आपके जो ताऊ चाचा उनमें कोई बहस हो, कोई लड़ाई हो गई, तो वो हुई भाई भाई की बात है। आप लोग हैं इससे बात करूंगा, मेरे बाप से लड़ा था, अरे क्या हो गया, बचपन से लड़ते आए हैं भाई, वो बचपन से लड़ते आए हैं। आप अपने आप ही, मेरा ताऊ तो बड़ा खराब है, मेरा चाचा बड़ा खराब है, ये वो, आप अपने आप ही लगे हो। जब भी ताऊ चाचा कह रहे बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, और चल के क्यों, क्योंकि सपोर्ट कहां से मिला, आपकी मम्मी से। तेरा ताऊ से लड़ रहा था, तेरे बाप से लड़ रहा था, ताऊ चाचा, और तो उससे बात करते शर्म नहीं आती, मैं इज्जत नाम की चीज नहीं है, ठीक है। और यहीं अगर वो आपके मामा से लड़ो, फिर आपको मिले कोई बात ना लड़ाई, तुझे क्या मतलब है, वो अपने साले से लड़ा, तुझे क्या मतलब है, तेरे मामा तो कंपेयर करे पागल। तो समझाने तरीका ऐसा हो जाता है, ये अपने में समझाने तरीके हैं। भाई मैं भी भारतीय परिवार में रहता हूँ, मैंने भी देखी है और मैंने भोगा है सब चीज, ठीक है। तो ताऊ मामा चाचा ताऊ सब साइड हो जाते हैं, और मामा मौसी एकदम स्टार बन के कि हाँ भाई यही सर्वश्रेष्ठ है, यही बढ़िया, यही हो जाता है, ठीक है। तो ये फैमिली ऐसे डिवाइड हुई है और होती है आगे तक। इसके बाद अगला जो युद्ध हुआ वो 1965 में पाकिस्तान के साथ में, और 1965 में वो, इसके बाद एक और हुआ 1971 में, जिसकी हम बात आगे लेंगे, जो इंदिरा गांधी का समय था उसमें भी आगे चर्चा करेंगे, हैं। पाकिस्तान तो दोनों युद्ध, भाई जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था, जो बांग्लादेश कन्वर्ट हो गया था, सर कल के दिन तो नहीं, कल तो खत्म हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश आज 16 तारीख था ना, 16, हाँ 16 को ही तो सरेंडर कर देता, 16 को सारा कांड हो गया था, ठीक है। तो जो शेख अब्दुल्ला है, अब शेख अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर लिया, फारूक अब्दुल्ला की बात हो गई अलग से। 1964 में नेहरू जी ने जो आदेश था, देखो मरने से पहले नेहरू जी ने कुछ और काम किए 1964 में ही। अब वापस चलो 1955 वाला आदेश याद है, किसने निकाला था 1955 का आदेश, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। तो इस 1954 के आदेश में नेहरू ने 1964 में ही अमेंडमेंट कर दिए, अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया। उनका मन था कि भाई बदलाव करो फटाफट से, क्योंकि अगर कहानी वैसी बन रही तो आगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, कि एक बार कह दिया हाँ, उसके बाद धीरे धीरे काटो, काट के बदलाव करना शुरू करो, क्योंकि धीरे धीरे अपने पाले में डालना था जम्मू कश्मीर को। तो 1954 में
इसके जो 54 वाले हिस्से में जो अमेंडमेंट किए गए 1964 में, वो क्या किया गया उसको समझ लो। तो यहां पे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले आपको जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं, उसके हिसाब से इस हिस्से को समझेंगे। अमेंडमेंट का क्या था दादू जी ने? क्या अमेंडमेंट का 64 में? नहीं बोल, अच्छा मंडे मंडे से पहले तो करेंगे ना, मंडे के बाद कैसे कर लेंगे? हाँ सर, नहीं मेरे को तू कभी कभी ज्यादा फ्लो में निकल जाता, लेकिन मेरे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो इसीलिए पसंद है मुझे, ठीक है। कोई और लड़का होता तो मैं अब तक खुद अपने आप से गलत आया था उसका, लेकिन तू मुझे बहुत पसंद आया हुआ, इसलिए तेरा अभी तक भला चल रहा है इस क्लास में तो खास तौर पे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो आर्टिकल है वो है 158 आर्टिकल्स, 158 इसमें आर्टिकल्स हैं, 13 पार्ट बनाए गए हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? नहीं वो तो पता, लेकिन मार क्यों दिए, बात तो ये ना, 13 पार्ट। पैर पर कौन मारता है? पीछे वाले समझ गए। 7 शेड्यूल है इसमें, ठीक है, 7 शेड्यूल है इसमें। और जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल हमारे यहाँ पर प्रेम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है, ऐसे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेम्बल है। और इसका जो प्रेम्बल यानी प्रस्तावना जो है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है साफ साफ, ठीक है ना। लाइन ऐसे लिखी गई है, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, प्रेम्बल में लाइन लिखी हुई है, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, साफ। इसके बाद इसी में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 3 जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। यह आर्टिकल 3 कहता है जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। समझ में आई बात? आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, था और रहेगा, यानी कहीं और जा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता इसका। नहीं सर देखो, एक चीज है, एक वर्ड होता है कि अभिन्न अंग है, वो है, वो लिखा है या ये लिखा? हिस्सा ही है, अभिन्न अंग नहीं है, हिस्सा है, वो भारत का ही हिस्सा है। साइन कर चुके हैं हरि सिंह, कोई माने ना माने, मानो या ना मानो इसको, है गाना नहीं सुना वो? हरी सिंह ने करे साइन, तो सर उनके बेटे को ही तो हेड ऑफ द स्टेट बना। कल कहाँ शिकायत आ रही लल्लुआ, कल की क्लास में बताया था ना, जब सेना चढ़ के आ रही थी तो हरि सिंह ने बोला ठीक है मैं साइन कर रहा हूँ, ठीक है। हरि सिंह फिर चला गया कि अगर खबर ना मिले कि सुबह भारतीय सेना आ रही है तो मुझे गोली मार देना, उठाना मत। याद आया? अच्छा हाँ सर, मैं आज के लिए कर रहा था। तेरे लिए जल्दी वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तू रिवीजन की डिमांड जल्दी कर रहा, तेरी बुद्धि छोटी है, ठीक है, लेकिन तेज बहुत है। तूने वो ना बीरबल, तूने लग रहा है रेती से घिसी है तूने अपनी बुद्धि को, तेज बहुत है, बहुत पैनी चीज है, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, क्या कह रहा है? अब क्या बोला है? आर्टिकल 5 में जम्मू कश्मीर को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, जिन्हें आप वो बताओ रेसिडुअरी पावर्स, ठीक है। आर्टिकल 5 में जम्मू कश्मीर को रेसिडुअरी पावर्स दी गई हैं, ठीक है। और आर्टिकल 6 से 10 सबसे ज्यादा गुस्से वाला या सबसे ज्यादा भड़काऊ हिस्सा यही है इसका, ठीक है, या विवाद वाला हिस्सा कह लो, आर्टिकल 6 से 10, जिसमें बात करते हैं परमानेंट सिटीजनशिप की, ठीक है। परमानेंट सिटीजनशिप, स्थायी नागरिक कौन होगा, परमानेंट रेसिडेंस कौन होगा, इसकी बात इसमें की गई है आर्टिकल 6 से 10 में। और एक आर्टिकल इसका है आर्टिकल 92, आर्टिकल 92, आर्टिकल 92 कहता है राज्यपाल का शासन, परमानेंट रेसिडेंस की बात। भाई जब बात बोलेंगे परमानेंट रेसिडेंस की, उसको संविधान में तो लाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 92 कहता है राज्यपाल के बारे में कि राज्य का राज्यपाल होगा, यानी कि गवर्नर, गवर्नर का शासन होगा, गवर्नर शासन या गवर्नर रूल, ये भी कह सकते हो उसे, ठीक है। लेकिन अधिकतम 6 माह के लिए। और गवर्नर रूल कैसा लगता है ये आपको पता ही है, सरकार अगर बर्खास्त हो जाए या सरकार ना हो या सरकार गिर जाए तो गवर्नर का रूल आ जाता है, और वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है, ठीक है ना।
तो गवर्नर का रूल 6 मंथ के लिए होगा मैक्सिमम, 6 महीने तक रह सकता है गवर्नर का रूल। सर फिर री-इलेक्शन या फिर दोबारा लगा सकते हैं? 6 महीने रहने के बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है इसमें, अगर इलेक्शन ना होगा, सरकार ना बने तो। यहां पे एक देखो खास बात है, इस हिस्से की खास बात यह है कि गवर्नर रूल तो लग जाएगा, ठीक है, 6 महीने के लिए, लेकिन अगर लगे कि अभी भी सरकार बनने की कंडीशन नहीं बनी है, सरकार नहीं बनी है, तो गवर्नर का रूल नहीं बढ़ेगा, फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। जैसे बाकी देश में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है पहले, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां पहले गवर्नर रूल 6 महीने, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। इसीलिए 6 महीने हमारी जो सरकार थी उनने बड़ा इंतजार किया। मतलब फिर ये वहां से इंडिया को बोल देंगे कि अब हाँ, अब आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे, ठीक है। तो ये समझ में आया। और यहाँ एक और खास बात है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रिजर्वेशन है वो एससी कम्युनिटी को आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया इन्होंने, लेकिन एसटी को रिजर्वेशन नहीं है। एससी को है, एसटी को नहीं है आरक्षण। सर कौन सा आर्टिकल में? किसी भी आर्टिकल में इनका रिजर्वेशन का आर्टिकल शायद मेरे को पता नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हुआ क्लियर। सर ऐसा क्यों करा रहे थे खाली एससी को? क्योंकि वहां का जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया को उतना खास प्रायोरिटी देने का माना भी नहीं गया कि ट्राइबल एरिया कोई है भी यहाँ पर, क्योंकि जंगल ही जंगल तो है जम्मू कश्मीर मैक्सिमम, किसको ट्राइबल्स कहोगे, किसे क्या कहोगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि, और 1954 के आसपास की बात चल रही है, सोचो, ठीक है, ये जो बात चल रही है 1954 की बात चल रही है। संविधान तो इस समय बन रहा है, तो संविधान बनाने वाले ने ध्यान ही नहीं दिया कि ठीक है भाई अब थोड़ा डेवलपमेंट भी है, अब तो वहां पे शहर से बसे में, पहले थोड़ा शहर उतने ज्यादा थे। सर तभी तो रिजर्वेशन दे रहे ताकि मतलब वो डेवलप करे, मतलब रिजर्वेशन दे रहे कि डेवलप करे, लेकिन शेड्यूल कास्ट को दे, शेड्यूल ट्राइब को दे नहीं। और बल्कि आपको पता वो भी क्या था कि जो ये लोग है ना, जैसे जो पाकिस्तान से लोग इंडिया आए थे, ठीक है, अब कुछ तो पंजाब के रास्ते आ गए, कुछ आ रहे थे कश्मीर के रास्ते इंडिया, तो हाँ तारों के नीचे से गड्ढों में से घुस के या फलान करके जैसे मर्जी आ रहे हो आ तो रहे थे। तो जो लोग आ रहे थे ना, और जिनको यहाँ पर रेसिडेंट बनाया जाता है कि आप इंडिया सिटीजन बन जाओगे, कैंप जिनको रखेंगे, उनके साथ में एक कंडीशन लगा दी थी पहले ही कि वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे वो जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, ठीक, लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट बन के ही आना पड़ेगा भारत में, शेड्यूल कास्ट ही माना जाएगा उनको, क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रहे हो, ये फैक्ट है। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है, इसका नाम है नेहा वैया करके नाम है उसका, वो जम्मू एंड कश्मीर में ही है, और जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल उस एरिया में, जैसे उसके घर से खड़े हो जाओ तो पाकिस्तान की सरहद तक देख सकते हो आप, इंडिया पाकिस्तान की कोई एक एरिया, रजौरी, जम्मू कश्मीर का एक एरिया रजौरी, वहाँ की है वो। और 2 दिन पहले उससे बात भी हुई थी, तो उसने भी मेरे को एक बात बताई थी, क्योंकि उसके जो पूर्वज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान से ही आए थे, और वो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको यहाँ पे तब बोला गया इंडिया में एक्सेप्ट करेंगे जब आप शेड्यूल कास्ट बन जाओगे। तो लेकिन वो तो खाली जम्मू कश्मीर के लिए होगा ना भाई, एक बार शेड्यूल कास्ट आप बन गए तो शेड्यूल कास्ट होगा ना पूरे देश में। अब जैसे और जगह से है, पंजाब के रास्ते से है, उन लोगों को नहीं, उन लोगों का अलग है, मैं कह रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर में आए पाकिस्तान से, ठीक है भाई। अब एक कोई इंसान ऐसा तो नहीं कि रहा वो पाकिस्तान में इस जगह रहा कि जम्मू कश्मीर पास पड़ रहा है उसके, और वो घूम के पंजाब या गुजरात आ रहे, पहले पता लगा इतना आता निपटा ही दिया, दंगे इतने चल रहे थे, तो इंसान तो जहां चाहे वहां से घुसेगा ना। और जो जम्मू कश्मीर के जो अपर कास्ट के लोग थे, जिन्हें आप ब्राह्मण बोलते हो, कश्मीरी पंडित, उन लोगों को ही वहां पर अधिकार दिया गया था, उन्हें बिठा दिया कि आप भाई बैठ करके जो जो आ रहे हैं उनकी लिस्ट बना लो। तो उन लोगों ने कहा कि तो पाकिस्तान के हैं, और हिंदू मुस्लिम बहुत चलता था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको एंट्री करनी है इंडिया में तो आपका शेड्यूल कास्ट बन के रहना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कश्मीरी पंडितों पे जो आतंक हुआ, जब आपने पहले ही कसर काट ली तो आपको बाद में गुस्से का सामना तो करना पड़ेगा। तो वो गुस्सा फूटा बाद में उनके ऊपर कि अच्छा तुम लोगों ने पहले में जीने नहीं दिया, अब तुम जीने मत दो। तो इसलिए वो कश्मीरी पंडितों पे ये हुआ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अब छोड़ो मैं आगे नहीं जा रहा, रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, थोड़ा सा कट कर देना, कट कर देना, बता तो दो, ठीक है, पॉज कर देते हैं आप? नहीं रहने दो, चलने दो, ठीक है। वैसे उस बात को यहाँ पे कोई वजन नहीं है, इतना कोई पर्पस नहीं है उस बात का। तो यहाँ समझ में आ गया।
अब थोड़ा देखो, जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद है वो भी समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वह विधान परिषद बनी। एक विधान परिषद होती है जिसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी काउंसिल कहते हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधान परिषद की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल मेंबर थे 36 मेंबर, ठीक है। सर कब की बात है? 56? हाँ, जब विधानसभा बनी वहाँ की, ठीक है, 36 मेंबर थे। और जो वहाँ की विधानसभा बनी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, उसमें टोटल 111 मेंबर थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर मान लो 111, ठीक है, 111 थे, जिसमें से 24 सीटें छोड़ी गई थी। और 24 सीटें क्या छोड़ी गई थी? जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है उसके लिए 24 सीटें पहले की, भाई ये भी कल को हमारा हिस्सा हो जाएगा, 24 सीटें इनकी थी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा तो 24 सीटें इनको मिल जाएंगी। ये अलग से इसी के अंदर इंक्लूड हैं? इसी के अंदर इंक्लूड किया। हाँ, ठीक है। तो जो इलेक्शन असल में होता था वो 87 या हाँ 87 सीटों पे होता था, क्योंकि 111 माइनस करो 24 तो 87 के आसपास आएगा आंकड़ा, तो उतने सीटों पे इलेक्शन होता था। और साथ में काम क्या किया, जो अमेंडमेंट किया, नेहरू जी ने अमेंडमेंट करवाया इस अमेंडमेंट में, इस अमेंडमेंट में जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई करवा दिया। समझ में आया? 1964 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 1954 वाले में हिस्से में एक्ट 1954 में चलेगा, यानी कि आदेश जो राष्ट्रपति का वो 1954 का माना जाएगा, अमेंडमेंट समय समय पर होता रहेगा, ठीक है। तो यहां के अमेंडमेंट में क्या किया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई करवा दिया कि जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का होगा, ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और बल्कि ये करवाया था, ये पहले करवा दिया, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये पहले ये कर दिया 1959 में कर देता है, तो ये 1959 में कर देता है ये वाला हिस्सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला हिस्सा 1959 में कर दिया था अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो 1959 में ही अमेंडमेंट होता है। हाँ, 1959 में अमेंडमेंट होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का जो है वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो 64 में एक और खास बात हुई, 64 में क्या गया कि आर्टिकल 356 भारत पे लागू, उस पे जम्मू कश्मीर पे लागू होगा। 64 में क्या हुआ, आर्टिकल 356 ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा आपसे। 64 में ये व्यवस्था बनाई कि आर्टिकल 356 जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा, ठीक, ये एक व्यवस्था बना दी। और 356 आपको पता हो राष्ट्रपति शासन वाला हिस्सा है, ठीक है। अभी समझाऊंगा 356 भी क्या है, बड़ा खतरनाक आर्टिकल 356, वो भी समझेंगे आज इसमें। यहां तक कैसा क्लियर हुआ अभी तक? कोई डाउट कहीं भी? ठीक है। अब इसमें अब यहां पर बेचारे जो थे हमारे नेहरू जी, ये चल बसे, और जैसे नेहरू जी चल बसे तो कौन आए उनकी जगह पर? शास्त्री जी आ गए। और शास्त्री जी दिखने में तो बड़े गऊ आदमी लगते थे कि चलो छोटे से हाइट के आदमी है, शरीफ आदमी है, गऊ आदमी है, लेकिन फैसले लेने में वो पटेल की तरह था बिल्कुल, कि अभी करना है, भिड़ के करना है, ऐसे करना है, करना ही करना है, करना है तो करना है, वो ऐसे थे। तो शास्त्री जी ने क्या किया, वो बोले भैया नेहरू जी के जो तरीके थे या नेहरू जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, मैं उसी काम को आगे बढ़ाऊंगा, जरा जल्दी से बढ़ाऊंगा। और ये बड़ी जल्दबाजी में लग गए और तुरंत आते ही अगला अमेंडमेंट कर दिया 1965 में। ये बोले भैया 1965 में एक और बदलाव करो फटाफट से। और 1965 में बदलाव क्या किया, जो याद है पहले लिखा था सदर ए रियासत, ठीक है, बोले कोई सदर रियासत नहीं, हटाओ, सीधा राज्यपाल करो इसे, कोई मजाक नहीं है कि समझ नहीं पाएंगे, ये होगा वो होगा, बड़ी दिक्कत होगी आगे। क्योंकि अब देखो क्यों करा, ये भी पेज फंसता था कि मान लो कल को जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में डालना है, ठीक है, तो वहां का सीएम है, राज्यपाल है, उससे परमिशन कौन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो कौन लेना है। अब वो बोलेंगे भैया संविधान कह रहा है कि राज्यपाल तो लेना है, और हमारे राज्यपाल तो है ही नहीं, वो तो सदर रियासत है, ठीक है, क्योंकि लूप होल तो कहीं भी कैसे भी निकाल सकते हैं। वो याद है फांसी वाला बताया था कि फांसी पे लटका दो, और फांसी पे लटका दिया, उसे उतार लिया कि तुम्हारा ही नहीं, कि जी फांसी पे लटकाने के लिए बोला है,
ये थोड़ी बोला कि जब तक नाम रहता लटकाओ। तो देखा जज के ऑर्डर तक कभी तो लूप होल निकाल लिया इंडिया में। तो ये तो बड़ा किस्सा था। तो यहाँ क्या कर दिया, साहब बोला कि सदर रियासत आज से राज्यपाल होगा, हटाओ। और ये था वजीर आजम कि वजीर आजम बस सीएम होगा। ये दो बदलाव कर दिए। एक तो बना दिया राज्यपाल यहाँ से कि राज्यपाल होगा यानी गवर्नर होगा, ऐसा गवर्नर कह दो। और यहाँ पे क्या कर दिया, वजीर आजम की जगह पे कर दिया सीएम कि सीएम होगा, काम खत्म, बाकी धक्का दो। ठीक, तो अब सिस्टम ये हो गया कि भारत का संविधान जो जम्मू कश्मीर के मामले में माना जाता है उसकी बात यहाँ पे निकल के आ गई बाहर। ठीक है, और 1964 का जो संविधान संशोधन हुआ था ये वाला, इसमें आप कह सकते हो कि भारत का संविधान या उसके बाद जो संशोधन होने वाला हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, ये व्यवस्था कर दी। समझो इसको। 1964 में नेहरू जी ने अमेंडमेंट करवाया और उस अमेंडमेंट में ये बात लिख दी कि जो संशोधन होगा, जो संशोधन यानी भारतीय संविधान हो गया, और जो बाद में संशोधन होगा भारतीय संविधान में, 35 ये वाली बात नहीं है, जो भारतीय संविधान है पहले लिखवा लिया कि वो लागू नहीं होगा, और बाद में लिखवा दिया इस 64 में कि जो भारतीय संविधान में संशोधन भी होंगे भविष्य में वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। ये बात हो गई क्लियर कि अब तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। ठीक है, 64 में ही। ठीक है, अब आया बात, और शास्त्री पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ 65 में और शास्त्री जी भी कर लिए। तो अब रोल आया हमारी गूंगी गुड़िया का, इंदिरा गांधी। 66 में इंदिरा गांधी, और असली खेल जो खेला यहां पर भी, और मैं तो कहता हूं एज इकोनॉमी ले लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह लो, सरकारों को बदलाव कह लो, या जम्मू कश्मीरी कमर तोड़ना कह लो, असली खेल तो इंदिरा गांधी ने ही खेला। ठीक है भाई साहब, मैं उस लेडी को पढ़ के अगर मेरा बच्चा चलता तो मैं आज मुझे 21 तोपों की सलामी दिलवा देता। क्या बेहतरीन लेडी मिली भाई, बेहतरीन से बेहतरीन लेडी, बहुत जबरदस्त थी, क्या सोच और सूझबूझ थी उसकी, मतलब। और एक और ना कि किसी के सामने कुछ झुकना नहीं, सुनना ही नहीं कुछ। एक किस्सा तो उसका ऐसा रहा इंदिरा गांधी का, अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हैं चर्चा के लिए और वो बैठी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा कि पहले ये बोलेगी, वो चुप बैठी रहेगी, जो करना कर ले, मैं बात ही ना करता उससे। हालांकि वो अमेरिका का राष्ट्रपति, शायद चर्चिल उसका नाम था, वो राष्ट्रपति इंदिरा गांधी को फूटी आंख पसंद नहीं करता। ठीक है, इंदिरा गांधी भी कहती थी क्या अजीब आदमी, मैं इसे देखना नहीं चाहती। दोनों में लड़ाई है और दोनों मीटिंग के लिए बैठे हैं कि समझौता कर लो। हाँ, अकेले कह लो, कैसे भी कह लो, अपने जो साथ के होंगे उनके साथ कह लो, जो उनके एडवाइजर होंगे उनके साथ कह लो, उनके एडवाइजर तो बैठते ही हैं। ऐसा बताया गया, कहता है कि 2 गुंगों की मीटिंग हुई है, 2 गुंगों की। इंदिरा गांधी ऐसी थी कि ना बोलो ही ना, जो करना कर ले। हाँ हाँ, यही लड़के करते हैं निपट। वो लड़का वो समझ गया कि अच्छा इनने तो अपना आंसर दे दिया इनने तो अपना आंसर दे दिया, अब उसे अपनी इज्जत पे चला जाए उठ करके। तो इसलिए कहा कि 2 गुंगों की मीटिंग हुई है। ठीक है, वो कहते जो हो जाए मैं नहीं करूं, मैं झुकू नहीं। वो झुकती नहीं थी लेडी। और अभी देखो हमने क्या क्या तांडव मचाया। क्लियर कर दूं बोर्ड? अरे ये देखा दिखाया आदमी है। हाँ, ये तो ये छोटा है, कह रहा हूं ना, ये तो ये उम्र में छोटा है, वरना अमित शाह इससे सलाह लेना शुरू कर दे। वैसे तेरे को ढूंढ, वो क्या कहते हैं, तू वहां जम्मू कश्मीर वाले लोगों से मिल ले, तू कोई ना कोई पेच अभी भी बताया जाएगा निकाल के कि देखो तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो भारत सरकार में छुड़वा देगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करा तो अमित शाह कहेगा अच्छा ये था, पहले से उठवाओ पहले से उठवा लो। बोला उसे तो हम संभाल लेंगे, जो क्वेश्चन उठ गया पहले से उठवा लो। लेकिन 1966 अब आ गई हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, काय की गूंगी गुड़िया, बहुत बोलती थी वैसे तो, लेकिन कभी कभी और कभी कभी बोलती, तरीके से बोलती थी कि सामने वाले की बोलती बंद कर दे। ठीक है, 1966 में आई, 66 में आने के बाद कुछ फैसले लिए और 1967 में होने थे इलेक्शन।
1967 में इलेक्शन होने थे, ठीक है। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में कैसे तैसे करके सरकार तो बन गई। सरकार नहीं बनी, पूर्ण बहुमत से नहीं बनी, गठबंधन किया, सरकार बना ली। और गठबंधन सरकार में वो दम नहीं होता, गठबंधन सरकार उतने फैसले ले नहीं पाती, कोई ना कोई रोक देता है। और मोरारजी देसाई जैसा शख्स को खड़ा था रोकने के लिए, क्योंकि उनका सपना टूट गया था भाई। उनका सपना था कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ठीक है, वो सब बनने नहीं दिया। तो सब गुस्सा तो आता, देखो हर इंसान को गुस्सा। जैसे कि जब मनमोहन सिंह की पहली सरकार बनी थी, वो पीएम बने थे, तो वहां पे भी एक बार अटक गई थी। मनमोहन सिंह खुद चाहते थे कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास ही रख लूं, क्योंकि वो अब अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन चिदम्बरम साहब बिंदास छोड़े, हाँ ऐसे कहते हैं हम काहे के लिए बैठे, हम भी करेंगे ये वो। तो ठीक है भाई, खूब मना, लेकिन नहीं माना बंदा, तो हो जाता है कुछ अड़ियल आदमी, ठीक है। और इसी दौरान में इलेक्शन हुआ तो नक्सलवादी आंदोलन भी हुए और गठबंधन सरकार थी, तो सरकार में उतना दमखम था नहीं, सरकार थोड़ी सी ढीली पड़ी। और बड़ी मुश्किल तो बैंक नेशनलाइजेशन जैसे बिल हुए, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करवाया, तो ये सारे फैसले भी इसी में हुए। तो इंदिरा गांधी को एक बात समझ में आई कि भाई सरकार पहले अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, मजबूत करनी है। और इन्होंने दिसंबर के समय में, दिसंबर 1970 में सरकार गिरा दी, इस्तीफा दे दिया। अब जो स्ट्रॉन्ग सरकार केवल एक एक्ट पास नहीं करवा पा रही, ये सोचने वाली बात है, बैंक नेशनलाइजेशन का बिल नहीं ला पा रही, ठीक है, जो सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करने तक में मुसीबत आ रही है जिस सरकार को, वो सरकार जम्मू कश्मीर फैसले ले लेगी, ये हो सकता है? सरकार में पावर चाहिए, क्योंकि संविधान में बदलाव करने हैं, बहुत सारी चीजें बदलनी है। तो इस बात को लेकर के सरकार गिराई और सरकार बनी अगली। जब अगली सरकार बनी तो इंदिरा गांधी ने एक बात बोली, जैसे नेहरू ने बोलते हैं, यूसीसी के टाइम में बताया था कि नेहरू ने बोला कि अगर मुझे वोट दोगे, जो पहली सरकार बन रही थी, कि अगर मुझे वोट दो तो ये सोच कर देना कि मैं हिंदू कोड बिल्कुल लागू करूंगा, और उसे वोट मिली। इंदिरा गांधी ने भी ये बात साफ बोल दी कि अगर मुझे वोट दोगे तो सोच कर देना कि मैं बड़े बड़े बदलाव करूंगी और आदों का जीना हराम हो जाएगा इस बात से, तो ये सोच के वोट देना। लेकिन किस्मत थी कि इंदिरा गांधी को भी वोट मिली और जैसी सरकार बड़ी मजबूतियां बनी, इंदिरा गांधी ने आव देखा न ताव और धमाधम अमेंडमेंट शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब जो उनको पसंद नहीं है कि चल साइड में फेंक उठा कर, ऐसे करती थी वो। जैसे बहुत सारी रियासतें, मतलब बहुत सारी सरकारें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस तो थी, लेकिन वहां के राज्यपाल टैट कर रहे थे, एक लड़ी में सबको बदल दिया कि अच्छा फालतू बोल रहे हो, दफा करो, नहीं ले आओ, सरकार नहीं चल रही, गिराओ, इलेक्शन का नहीं ले आओ। खूब बदलाव, बिंदास बदलाव थे, किसी को सुनना नहीं चाह रही थी। और इसी बीच में जो एक मामला और था, इसको कहते हैं प्रीवी पर्स। समझते हो प्रीवी पर्स क्या होता है? जो राजा रजवाड़े हुआ करते ना पहले, जिनको भी समझाते कि पार्ट डिलीट कर दिया, तो उनको एक बात बोली गई थी कि आप हमारे यहाँ शामिल हो जाओगे तो आपको सरकार खर्चा देगी। दामाद हो आप हमारे, क्या दामाद जी घर आए हैं, दामाद जी आए हैं कभी कभी, लेकिन ये परमानेंट दामाद हैं। यानी कि जो भारत का बजट बनता था उसमें प्रीवी पर्स में हिस्सा रखा जाता था कि इस साल कितना बढ़ा के देना है, फिर कितना काटना है, वो सब मैनेज होता था। तो ये बिंदास जी रहे थे, इसने प्रीवी पर्स तक छीन लिया कि किसी को एक चवन्नी ना मिले, सरकारी खजाना खाली हो रहा, तुम मजे ले रहे हो, ठीक है। तो वो बोले कि अरे आप ऐसा कैसे करते हो, आप तो धोखा कर रहे हो हमारे साथ। आपके पिताजी ने कहा था कि हमें मिलेगा, पटेल साहब ने कहा था कि हमें सब मिलेगा, बोले वो है अब तो उनसे मांग ले जा करके, मैं हूं जो मैं कह रही हूं वो मिलेगा, लेना है तो ले वरना घर बैठ, सबको घर बैठा दिया, ठीक है। इसीलिए जो ये आपका राजस्थान वाला जो एरिया खास तौर पे, इसमें आपने देखोगे हेरिटेज होटल बने हुए हैं, सबके बड़े बड़े राजमहल थे, सबने हेरिटेज होटल में बदल दिया। और आज वो आधे हिस्से को होटल में चलाते हैं और आधे हिस्से से अपना खर्च चला रहे हैं कि आधे में रह लो और होटल का कमरे में किराए पे ठा करके कुछ खाना पानी आ जावे। क्या हुआ? ठीक है, अच्छी बात है। क्या बोला है? कह रहा है चूल्हा चल रहा है किसी का, अच्छी बात है। चूल्हा चल रहा है, ठीक है, तू भी मजे ले कि जिस जगह पे कभी मोहम्मद खिलजी बैठा करता तू भी उस जगह बैठ जा, एक दिन जाकर के ट्राई करके, अच्छा यहाँ खिलजी बैठा हुआ था कि मैं भी यहाँ के मजे लूँ। तो वो हेरिटेज होटल आज भी चल रहे हैं। क्या हुआ, समझ में तो आ रहा है यहाँ तक? अरे बड़े आदमी है। तो इसके बाद अब 1971 के दौर में कितना है?
चल भाई चलो। 2019 तक चलेगा ना सर, अभी तो 71। हाँ अभी तो 71 तक आए थे, 2019 तक चलेगा। 5 अगस्त 2019 तो ब्लॉक में लग गया दिमाग। और फिर 30 अक्टूबर तो ना, हाँ अक्टूबर 2019 तक का निपटाना है। ठीक है, क्योंकि 30 अक्टूबर को तो रियल मॉल लागू हुए थे, जब पास हुए थे, वहां तक का तो निपटाना है। तो अभी दिमाग खाली मत करो। सर भर गया खाली तो अच्छा है। मतलब भर गया, अगर लगे भर जाए। वीडियो देखने कितना देर की हो गई, इसलिए तो बीच बीच में थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ, मुझे फ्रेशमेंट से आती रहे। 40 मिनट। हाँ जी 46 मिनट हुए, कोई गलती तुम्हारी नहीं है। अनूमन एक आदमी ये से इतने मिनट तक पढ़ सकता है। ठीक है, वो तो मैं आप लोगों को देख के आ रहा हूँ कि आप लोग इतना लंबा तक पढ़ कैसे रहे हो, वरना इंसान की आदत खराब हो जाती है। मैं तो मना कर रहा हूँ। मैं तो 5-5, 6-6 घंटे पढ़ा दूँ, कंटिन्यू पढ़ा दूँ, लेकिन साथ में पढ़ने वाला भी तो हो। और आप लोग बहुत सही हो जो इतनी देर तक पढ़ पा रहे हो ना। बच्चे कहते हैं ना तोबा भाग जाते हैं। अभी मान चलो 2-2.5 घंटे हो रहे हैं सर सर एक कल काम करा ना। कल ही मुद्दा आज भाई, रोज अटक रहा मुद्दा, कल सैटरडे हो जाएगा, मेरे को भी काम है। 2-2.5 घंटे 3 बजे तक क्लास है। देख मैं बता रहा हूँ, कल मैं यहाँ से घर गया हूँ, मुझे यहाँ लग गई ठंड, मैंने कहा था ठंड हो रही है कल, मैं घर जाते ही कल पड़ गया। हवाबाजी में गए। ठीक है, हवाबाजी का मैं घर जाते बुखार में पड़ गया। और मैं घर जब 6 बजे में चला गया, 6:30 तक पहुंच गया था। 6:30 बजे मैं जिंदगी के साथ पहली बार सो गया हूँ। ठीक है, और मेरी आंख सुबह अगले दिन, अभी आज सुबह 8 बजे 7-8 बजे खुली है। खाना भी नहीं खाया रात का मैंने, ये हालत हुई थी। मेरे को लगा कि शायद बस ऐसा ना हो जाए। मैं सोया क्यों, क्योंकि मुझे था कि आज इस मुद्दे को पढ़ा खत्म करना है। और अगर मैं बोलता हूँ कल या परसों कल, तो आपको लगेगा कि लाइट ले गए सर। ठीक है, तो इसलिए आज इस मुद्दे को खत्म करूंगा भाई। पता लगा आज ज्यादा तबीयत खराब हो गई और कल पढ़ाने लायक ना बचा तो फिर ठंडा पड़ जाएगा मामला, और वो नहीं चाहता मैं। सर ऐसे कर लो कि ब्रेक दे दो थोड़ी देर का, कुछ खा पी लेते। हाँ थोड़ी देर पढ़ लेते 15 मिनट, फिर ब्रेक करके फिर खा पी लेते। ठीक है, 1 घंटा कर लो। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं मामला। तो चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन के बाद जो 1971 में इलेक्शन हो गया, 71 में इलेक्शन हुए थे असल में, ये थे वही 1 से 10 मार्च के बीच में इलेक्शन हुए थे। इसमें इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीती, और जीतने के बाद 24वां, 25वां, 26वां धमाधम संशोधन हुए। 24 अमेंडमेंट हुआ, 25 हुआ, 26 अमेंडमेंट हुआ। इंदिरा गांधी ने एक साथ कर डाले कि चलो भैया लड़ी में करते हैं। और 26वें संशोधन में वो सारे काम ही कर लिए जो 7वें संशोधन में कभी ना हो पाए। प्रीवी पर्स, राजद्वार सब छीन लिए, सब फैसिलिटी सब खत्म करो सबकी, कोई राजा नहीं है, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल आदमी होकर जिएंगे। इलेक्शन तो 71 में हुए थे ना? हैं? इलेक्शन 71 में हुए? हाँ इलेक्शन 71 में हुए थे, 1 से 10 मार्च के बीच में इलेक्शन हुए। ठीक है, और यहीं से ये भी समझ लो, ये बात पे भी क्लियर करता हूँ, ये वही हिस्सा है जब देश में पहली बार लोकसभा के और राज्य के विधानसभा के इलेक्शन अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, जैसा आप होता ना 1 नेशन 1 इलेक्शन का टैगलाइन लेके आते हैं मोदी जी, तो पहले चलते थे, लेकिन यहां से इंदिरा गांधी ने अलग अलग कर दिया उस सिस्टम को भी। ये वो हिस्सा है उसका। ठीक, और इधर एक सर का दर्द जो बन चुका था, वो बन चुका था ईस्ट पाकिस्तान 1971 में। 71 में ईस्ट पाकिस्तान का मुद्दा बड़ा गरमाया चल रहा था। जो वहां थे वो शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं मिल पा रही थी। वो कह रहे थे भैया पाकिस्तान ने हमारा जीना दुखी कर रखा खूब। इंदिरा गांधी बड़े गुस्से में थी। इंदिरा गांधी बोली कि भैया इसे निपटाओ, इस हिस्से को भी निपटाओ, जो करना कर डालो, इसका बस कर डालो। तो एक वो थी उनकी जो एडवाइजर थी, जो इसकी इंदिरा गांधी के एडवाइजर थे, मनीषिका जो नाम था उनका, मनीषिका, तो वो थे। उन्होंने बोला कि भाई जाओ और पाकिस्तान में अटैक जो करना करो और इसको ईस्ट पाकिस्तान को रिलीफ दिलवाओ। ठीक, लेकिन ये रुक गए। और रुक क्यों गए? उन्होंने समझाया कि देखो भाई ऐसा है, अभी माहौल चल रहा है गर्मियों का, क्योंकि मार्च अप्रैल की बात चल रही है, गर्मी आ जाती है इस मौसम में। ठीक है, और ये बोले कि अगर हम अभी अटैक करते हैं तो मौसम है साफ और पाकिस्तान उधर से आराम से पहाड़ों पर चढ़ कर आ जाएगा। ठीक है, और युद्ध जीतना हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, हमारे भी लोग शहीद होंगे। तो उन्होंने बोला बताओ क्या करना है फिर? वो बोले एक काम करो, हमें सर्दियों का समय दो, नवंबर दिसंबर लगेगा, दिसंबर जो आएगा, दिसंबर में पहाड़ों पर आती है अच्छी खासी बर्फबारी, खूब बर्फ होती है, हम अटैक भी कर सकेंगे। और कोई वहां चढ़ के आएगा भी तो एक आदि आएगा, कोई वो दिख जाएगा, दूर से गोली मार देंगे उसे। तो ठीक है, ज्यादा गोली चलानी भी नहीं पड़ेंगी, काम भी आराम से निपट जाएगा।
तो इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोल दिया था कि जो करना है करो, लेकिन दिसंबर के बाद ये मुद्दा मुझे दिखाई देना नहीं चाहिए। दिसंबर तक इस मुद्दे को निपटा दो बस, दिसंबर के बाद टाइम ना मांग लेना, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि हम कुछ करें ना करें उससे पहले पाकिस्तान कोई ना कोई गलती कर देता है, और पाकिस्तान ने कोई हरकतें की। दिसंबर तक का इंतजार किया, दिसंबर आया और 3 दिसंबर के दिन, 3 दिसंबर को पाकिस्तान के 3 हवाई जहाजों ने अटैक कर दिया इंडिया पे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने बोला अब तो मुहूर्त भी हो गया, अब क्या सोच रहे हो भाई, जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो इससे शुभ मुहूर्त कोई मिलेगा। अब तो इंटरनेशनल में भी कोई पूछे तो कह देंगे अटैक उन्होंने किया, हम क्या करें पहले, बोले जाओ छू, कहते हैं छू, छू वही कि छू जा, हो जा शुरू। और बस अटैक हुआ, मात्र कुछ दिन लगे, शायद 13-14 दिनों में, 16 तारीख को, हाँ 13 दिन लगे मान लो। 16 तारीख को, 16 दिसंबर को बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, ये खबर आई। सही बोला होता हुआ कि बधाई हो, भारत का पोता हुआ है, क्योंकि भारत का बेटा पाकिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से से निकले कौन, बांग्लादेश। तो अपने पड़ोस में हुआ, बधाई हो, पड़ोस में भारत का पोता हुआ है। मिठाइयाँ बांटो, खूब मिठाई खिलाओ, खूब खुशी मनाओ, खूब जश्न मनाओ, और खूब मजेदार चीज हो गई, ठीक है। और पोते का नाम रख दिया बांग्लादेश कि भैया बांग्लादेश हो गया। ये बताओ पोता सा पोती थी, पता कैसे चलेगा? हैं? भाई पूछ रहा है। बांग्लादेश ये पोता पोती क्या लो, क्या कहते हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। हाँ अब तुम ये कहना, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख हसीना तो अभी वहाँ की प्रधानमंत्री वो थे, तो उनके हिसाब से आप पोता मान लो। भारत में जो है तो भारत का पोता ही मान लो, भारत पाकिस्तान ये पोता ही कह लो, ठीक है। क्योंकि उस दौरान में भी पैट्रियट सोसाइटी जो थी मेल नाम ही चलते थे, ठीक है। भले ही भारत का नाम भारत है, लेकिन हम कहना जो भारत माता की जय, और भारत मेल है कि फीमेल है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन भारत माता की जय होगी, ठीक है। और असल में भारत जो नाम था वो तो एक लड़के का था ना, भरत, कि भरत का नाम पे देश का नाम रखा जाएगा भारत, ठीक है। और भारत माता की जय, तो भारत की जो माँ हो गई उनकी जय कर दी, तो ऐसा कह लो, या फिर भारत को ही माता कह लो, उसकी जय कर रहे हो। माता है सर, भारत की माता नहीं, भारत माता बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत को ही माता मानते हैं। हाँ भारत को ही माता मानते हैं। तो अब ये गड़बड़ हो गया ना मामला कि भारत तो मेल है, उसको माता क्यों मान लिया। माता ही भारत है सर। अरे ठीक है, ठीक है, डिबेटेबल मत बनाओ, ठीक है। चलो अब यहां तक का मुद्दा यहीं पे छोड़ रहे हैं, इसके बाद में थोड़ा खाना वाना खा लो, फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब पोता हो गया, पोते का नामकरण भी तो करना है और बाकी चीजें भी करनी है ना, वो भी निपटानी है, वो मुद्दा थोड़ी देर में निपटाते हैं।